हेलो स्टूडेंट्स। हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस के बारे में। ये हम लोग का क्लास 12th का सेकंड चैप्टर है और इसमें जो भी चीज़ें हैं, ठीक है, उस पे ये बिल्कुल इस तरीके से है जैसे कि इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल की अगर बात करें तो ये कुछ वैसा ही है जैसे आपने ग्रेविटेशनल पोटेंशियल या ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के बारे में सीखा था, ठीक है, अपने 11th क्लास में। तो हमें अपने जो भी चीज़ें अभी तक पढ़ी हैं उससे रिलेट करना है और आगे चीज़ों को पढ़ना है। तो अभी देखिए, पिछले चैप्टर में हम लोगों ने कुलाम्स लॉ के बारे में पढ़ा था कि कुलाम्स लॉ बताता है दो चार्जेस के बीच में लगने वाले फोर्स को, कि अगर एक चार्ज Q1 है, दूसरा चार्ज Q2 है और उनके बीच की डिस्टेंस अगर R है तो इस ये चार्ज इस पे लगाएगा फोर्स, और वो जो होगा फोर्स उसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा 1/4πε0 Q1 Q2/R²। ये ये चीज हम लोगों ने कूलॉम्स लॉ के बारे में पढ़ा था। फिर इलेक्ट्रिक फील्ड का जो हम लोग के पास एक्सप्रेशन है वो ये है कि अगर कोई एक चार्ज Q है और एक कोई P पॉइंट है, इस चार्ज Q की वजह से इस P पॉइंट पर अगर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है तो उसका जो एक्सप्रेशन होता है वो होता है 1/4πε0 Q/R²। ठीक है, ये दो चीजें हैं जो कि हमें अपने पिछले चैप्टर से यूज करनी है इस चैप्टर में। तो अब देखिए, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल क्या होता है, कैपेसिटेंस तो बहुत बाद की बात है, वो तो बहुत बाद में आएगा। बट अभी हमें जो आज पढ़ना है वो उस पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में जानना है, पोटेंशियल डिफरेंस और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। इन तीन चीजों को पढ़ना है और इसको पढ़ने के लिए हमें पोटेंशियल एनर्जी को समझना होगा कि ये पोटेंशियल एनर्जी आखिर होती क्या है। ये शब्द आपने सारे पोटेंशियल से रिलेटेड शब्द आपने सुने होंगे, एक तो जब ग्रेविटेशनल चैप्टर पढ़ रहे थे ग्रेविटेशन, तब दूसरा जब आपने स्प्रिंग्स के बारे में पढ़ा होगा। ठीक है, तो आखिर ये पोटेंशियल एनर्जी का मीनिंग क्या है। पोटेंशियल एनर्जी जैसे हम लोग कहते हैं कि अगर एक कोई ऑब्जेक्ट है जिसको कि हम, अगर मैं ग्रेविटेशनल फोर्स की अगर बात करूं, ठीक है, ग्रेविटी के रिस्पेक्ट में अगर बात करूं, तो अगर कोई ऑब्जेक्ट है, लेटर सपोज यहां पर है, इसको मैं ऊपर ले गया, इसको मैं ऊपर ले गया, तो कहते हैं कि इस पे पोटेंशियल एनर्जी आ गई, इसकी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ गई। तो जो भी मैंने अभी बोला उसको फिर से समझिए। ये ऑब्जेक्ट है, ग्रेविटेशनल फील्ड में रखा हुआ है, इस पे फोर्स लग रहा है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, मैंने इस पे फोर्स लगाया और इसको ऊपर ले गया। या फिर इसको यह कहा जा सकता है कि मैंने इस पे वर्क किया और इसको ऊपर ले गया, जिसकी वजह से इसकी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ गई, जिसकी वजह से इसकी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ गई। यानी कि किसी फील्ड फोर्स में या किसी फोर्स फील्ड में जब किसी ऑब्जेक्ट में, जैसे कि अगर ग्रेविटेशनल फील्ड की बात करें, तो ग्रेविटेशनल फील्ड में जब कोई ऑब्जेक्ट रखा होता है, मान लीजिए अर्थ है, तो वो अर्थ की तरफ ऐसे अट्रैक्ट होता है। फिर कोई एक्सटर्नल एजेंसी जब इस पे वर्क करती है तो वो वर्क स्टोर हो जाता है एज अ पोटेंशियल एनर्जी, और हम लोग पोटेंशियल एनर्जी इसके रिस्पेक्ट में देखते हैं कि mgh हो गई। मान लीजिए कि यहां से यहां तक की डिस्टेंस अगर h है, तो बोलते हैं, अगर इसका मास m है इस ऑब्जेक्ट का, तो बोलते हैं कि इस पे जो एनर्जी स्टोर हो गई, पोटेंशियल एनर्जी, वो हो गई mgh। क्लियर, ये बात समझ पे आई। तो ये किस वजह से स्टोर हो रही है, वो स्टोर हो रही है क्योंकि एक्सटर्नल एजेंट ने वहां पर वर्क किया और उसकी पोटेंशियल एनर्जी को बढ़ा दी। सिमिलर केस होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के केस में, जब मान लीजिए कि दो चार्ज ऐसे रखे हुए हैं, ये पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, दोनों सेम मैग्नीट्यूड, मान लीजिए दोनों इस तरीके से रखे हुए हैं। अब क्योंकि दोनों पॉजिटिव हैं तो ये इस पे फोर्स लगाएगा और ये इस पे फोर्स लगाएगा, और कैसा फोर्स होगा, रिपल्सन का, यानी कि ये इस पे फोर्स लगाएगा इस तरफ, ये इस पे फोर्स लगाएगा इस तरफ, बिल्कुल ऐसे लग रहा है। अब मान लीजिए कि कोई आए बाहर से, किसी तरीके से इसने इसको मूव करा दिया इस जगह पर, तो अब बताओ इस पर जो फोर्स है वो ज्यादा लगने लगा कि नहीं, हाँ या ना। यानी कि जैसे ही इसकी डिस्टेंस कम हुई, जैसे ही इसकी डिस्टेंस कम हुई, तो क्या हुआ, इसके अंदर एक एनर्जी स्टोर हो गई,
क्योंकि जैसे ही इसको रिलीज करेंगे ये वापस इस तरफ जाने की कोशिश करेगा। ठीक है, तो सिचुएशन कुछ ऐसी थी कि ये ऐसे रखे हुए थे, ये इस पे फोर्स लगा रहा है उस डायरेक्शन पे, बट अगर किसी ने बाहर से इस पे वर्क किया, बाहर से इस पे फोर्स लगाया और वर्क किया इस डायरेक्शन पर, तो वो और ये आकर यहां तक आ गया, और जैसे ही बाहर वाले जो फोर्स है उसको हटाया जाएगा, ये फिर से वापस इसी पोजीशन पर आने की कोशिश करेगा। तो ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि हम कह सकते हैं कि इस चार्ज पर पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो गई थी, किसकी वजह से? एक्सटर्नल एजेंट ने जो वर्क किया था उसकी वजह से। ठीक है, बात समझ पे आई? अब बात आती है कि क्या हर केस में ऐसा होगा कि वर्क डन अगर एक्सटर्नल एजेंट ने किया तो वो पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाएगा? नहीं, ऐसा सिर्फ तभी होता है जब जो फोर्सेस होते हैं वो कंजर्वेटिव नेचर के होते हैं। अब कंजर्वेटिव नेचर का क्या मतलब है? अगर इसको देखें तो सिंपल ये है इसका मीनिंग कि लेट अस सपोज ये सिस्टम है, ये अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी रखा है, मतलब कि अर्थ के ऊपर रखा हुआ है ये, तो किसी तरीके से ये जो ऑब्जेक्ट है इस पे पोटेंशियल एनर्जी किसी ने इंप्लाई कर दी और ये यहां तक, यहां पर ऐसे रखा हुआ है। अब इसको जैसे ही यहां से रिलीज किया जाएगा, ये क्या करेगा? ये आकर इसको स्ट्रक करेगा। अब देखिए होगा क्या कि ये, इसके पास एनर्जी थी, ये नीचे आया, इसकी एनर्जी कन्वर्ट हुई काइनेटिक एनर्जी में, और वो उस काइनेटिक एनर्जी के साथ ये इससे टकराया जिसकी वजह से इसकी पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होकर इससे टकराया और इस स्प्रिंग को दबा दिया, जिसकी वजह से इतनी जो एनर्जी थी वो स्टोर हो गई एज अ पोटेंशियल एनर्जी इन स्प्रिंग वो स्टोर हो गया। ठीक है, अब क्या करेगा? ये जो स्प्रिंग फिर उसको धक्का देगा ऊपर की तरफ, और इसमें कुछ काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी। इस हाइट तक रीच होने के पहले की बात हो रही है, तो यहां पर कुछ काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी होगी, और ये पोटेंशियल एनर्जी किसकी वजह से होगी? ग्रेविटी की वजह से होगी। ठीक है, यानी कि सिंपल सा सिस्टम है। अगर यहां पर स्प्रिंग लगा हुआ है तो यहां से ऑब्जेक्ट गिरा, ऊपर से नीचे आया, इसको दबाया और फिर उछल गया ऊपर, और कुछ हाइट तक ऊपर गया, तो इस पे पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हुई, और वो काइनेटिक एनर्जी कन्वर्ट हुई किस पे? स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी में। फिर स्प्रिंग ने धक्का दिया तो इस स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट हुई काइनेटिक एनर्जी में, और उसने किसको काइनेटिक एनर्जी प्रोवाइड कराई? इस ऑब्जेक्ट को, जिसके बाद इस पे इसकी काइनेटिक एनर्जी कन्वर्ट होकर फिर से पोटेंशियल एनर्जी में स्टोर होने लगी। तो जब इस तरीके के फोर्सेज हो, जैसे कि ये स्प्रिंग फोर्स या फिर ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स था, जब इस तरीके के फोर्सेस होते हैं जो कि क्या करते हैं, कन्वर्जन उनमें हो सकता है पोटेंशियल एनर्जी से काइनेटिक एनर्जी में, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? एनर्जी ड्यू टू द मोशन ऑफ बॉडी, वो वेलोसिटी की वजह से होती है एनर्जी। तो अगर एक उस पे एनर्जी दे दी जाए तो वो क्या होती है? काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, ऐसे चेंज होती रहे। तो इस तरीके के जो फोर्स फील्ड होती हैं, या इस तरीके के जो फोर्सेस होते हैं, उनको कंजर्वेटिव फोर्स कहते हैं, और पोटेंशियल एनर्जी का कॉन्सेप्ट इन्हीं कंजर्वेटिव फोर्सेस पे आता है। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी यानी कि उस पर कुछ स्टोर होगा, और वो तभी स्टोर होगा जब फोर्सेस कैसे होंगे कंजर्वेटिव नेचर के। जैसे यहां पे ग्रेविटेशनल फील्ड और स्प्रिंग फोर्स था, इस वजह से ये पूरा जो डिमॉन्स्ट्रेशन था वो वर्क किया, वरना ये वर्क नहीं कर पाता। अगर कंजर्वेटिव फोर्सेस के ये सारे फोर्सेस कंजर्वेटिव नेचर के नहीं होते, कंजर्वेटिव फोर्सेस की तरह नहीं होते, तो ये ऑब्जेक्ट ऊपर से गिरता और ये यहीं पर रख जाता, बस। आगे जो भी ये प्रोसेस आप देख पा रहे हैं ये होती ही नहीं। ठीक है, समझ पे आई बात? तो कंजर्वेटिव फोर्सेस जब होंगे तभी पोटेंशियल एनर्जी का कॉन्सेप्ट आएगा। ठीक है, तो कुलाम्स फोर्स जो होता है, कुलाम फोर्स, वो भी एक कंजर्वेटिव फोर्स होता है। क्लियर? बिल्कुल वैसे ही जैसे कि ग्रेविटेशनल या फिर स्प्रिंग फोर्स होते हैं। तो कुलाम फोर्स भी हमारा कंजर्वेटिव फोर्स है, अगर तो उस पर भी पोटेंशियल एनर्जी का कॉन्सेप्ट आएगा, जिसको कि अभी हम यहां पर थोड़ा सा उसका पार्ट देख भी पाए हैं। तो अभी हमें क्या करना है? अभी उसी चीज को, जो पोटेंशियल एनर्जी है,
इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के केस में अच्छी तरीके से उसको स्टडी करनी है। अब हमने अपने जो पहले चीजें पढ़ी हुई थी उससे रिलेट कर लिया कि आगे क्या पढ़ने वाले हैं, बस अब उसी को लेकर चीजों को आगे बढ़ना है। ठीक है, तो यही है कि वर्क डन बाई एन एक्सटर्नल फोर्स अगेंस्ट अ कंजर्वेटिव फोर्स इज स्टोर्ड एज पोटेंशियल एनर्जी। इसको अगर विजुलाइज करो तो सिंपल ये समझो कि मान लो कि ये है कंजर्वेटिव फोर्स जो कि किसी ऑब्जेक्ट को इधर धकेल रहा है। ठीक है, इधर क्या कर रहा है, इधर धकेल रहा है, और ये एक्सटर्नल फोर्स इस पे एक्ट करे और इसको इधर धक्का दे दे, और जैसे एक्सटर्नल फोर्स हटाऊं तो ये वापस इधर आ जाए। ठीक है, ये एक्सटर्नल फोर्स, ये एक्सटर्नल फोर्स, इस एक्सटर्नल फोर्स को मैंने लगाया इस पे, और जैसे ही एक्सटर्नल फोर्स हटाया ये वापस फिर उसी जगह पर आ गया। तो ये इस तरीके का जो सिस्टम है ये कंजर्वेटिव फोर्स वाला है। तो ये पार्ट जो मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं, रिप्रेजेंट कर रहा हूं कंजर्वेटिव फोर्स का, और ये एक्सटर्नल फोर्स था जिसको कि जब हमने इस पे लगाया तो इस पे पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो गई, जैसे इसको हटाया ये वापस आ गया। बात समझ पे आई? तो यहां पर यही लिखा हुआ है कि वर्क डन बाय एन एक्सटर्नल फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स के द्वारा किया गया कार्य वो स्टोर हो जाता है अगेंस्ट द कंजर्वेटिव फोर्स, अगेंस्ट द कंजर्वेटिव फोर्स एज अ पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाता है। ठीक है, तो जैसे ही हम लोग एक्सटर्नल फोर्स को हटाते हैं बॉडी फिर से अपने कंजर्वेटिव फोर्स के इन्फ्लुएंस में आ जाती है और वो बॉडी फिर से मूव करने लगती है। उसकी जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो कन्वर्ट हो जाती है काइनेटिक एनर्जी में, व्हाइल कंजर्विंग द टोटल एनर्जी। मतलब मैकेनिकल एनर्जी वाला पढ़ा है ना आपने, कि ऊपर से अगर कोई बॉल नीचे जा रही है तो रो जी एच, अगर इसकी पोटेंशियल एनर्जी थी इस पॉइंट पर आई, मान लीजिए ये एच हाइट है, इस जगह पर रो नहीं सॉरी एम जी एच, ठीक है, एम जी एच इसकी पोटेंशियल एनर्जी थी, और इसकी पोटेंशियल एनर्जी के साथ जब इसको यहां से रिलीज किया गया तो आगे चलकर यहां पर इसकी कुछ काइनेटिक एनर्जी और कुछ पोटेंशियल एनर्जी होगी जो कि बराबर होगी इसके ये वाले टोटल एनर्जी के बराबर। ठीक है, तो इस तरीके से होता है कि एक एनर्जी फिक्स्ड रहती है और फिर पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में, काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट होता रहता है। तो जो भी अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं ये है कि हमारे पास जो कूलॉम्स फोर्स है वो है कंजर्वेटिव फोर्स नेचर का, जो फोर्स है वो कंजर्वेटिव नेचर का है। इसी वजह से पोटेंशियल एनर्जी का कॉन्सेप्ट आ रहा है, इसी वजह से पोटेंशियल एनर्जी का कॉन्सेप्ट आ रहा है, इसी वजह से आएगा पोटेंशियल का कॉन्सेप्ट। ठीक है, इसी वजह से पोटेंशियल का कॉन्सेप्ट भी आएगा। तो हमारे पास कौन कौन सी चीजें हैं अब जिनको कि हमें आगे पढ़ना है, वो है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी का मतलब ये बिल्कुल वैसी ही एनर्जी की बात हो रही है जैसे कि ग्रेविटेशनल फील्ड में एक ऑब्जेक्ट को यहां पर उठाकर किसी एच हाइट तक रख दिया जाए तो उसके पास जो एनर्जी होती है वो mgh पोटेंशियल एनर्जी होती है। तो इसी तरीके से इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की बात हो रही है, यहां पर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होती है तो ये होता है, और यहां पर बात हो रही है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। और यहां पर हम क्या ले रहे हैं, डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। यहां पर हम लोग दो पॉइंट्स के बीच का डिफरेंस ले रहे हैं। जैसे कि ग्रेविटेशनल फील्ड में हम लोग ये कह दें कि इस बिल्डिंग के टॉप से इस बिल्डिंग के टॉप तक कोई ऑब्जेक्ट को ले जाया गया, तो यहां पर देखो इसकी पोटेंशियल एनर्जी कुछ थी और यहां पर इसकी पोटेंशियल एनर्जी कुछ थी, बट इसके रिस्पेक्ट में इसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी है वो कहलाएगा पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस बिटवीन दीज टू पॉइंट्स। ठीक है, देखिए पोटेंशियल एनर्जी के कॉन्सेप्ट में एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है जो कि हम लोग आगे डिस्कस करेंगे, बट फिर भी अभी मैं बता देता हूं कि पोटेंशियल एनर्जी जो होती है वो ऐसा नहीं होता कि इंडिपेंडेंटली आप इस जगह की बता सकते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी इस पॉइंट कितनी है। एक्चुअली पोटेंशियल एनर्जी किसी ना किसी पॉइंट के रिस्पेक्ट में बताई जाती है। तो जैसे यहां पर अगर हम बोल रहे हैं कि इसकी अगर यहां पर हाइट एल है लेट अस सपोज, और इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी है वो mgl है। ठीक है, तो ये जो mgl पोटेंशियल एनर्जी बताई जा रही है ना, ये इस ग्राउंड के रिस्पेक्ट में बताया जा रहा है जहां पर कि पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, 0 है। इसी तरीके से ये जो mgh पोटेंशियल एनर्जी बताई जा रही है वो बताई जा रही है ग्राउंड के रिस्पेक्ट में जिसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, 0 है। ग्राउंड की, ग्राउंड पे अगर वो ऑब्जेक्ट होता तो वहां पर पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती, 0 होती। इसी तरीके से
अब अगर मुझे इन दो पॉइंट्स के बीच में बताना है तो मैं क्या करूंगा, सिंपली इन दो पॉइंट्स के बीच की पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस निकाल लूंगा। तो वही चीज है यहां पर भी कि पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस निकालना है हम लोग को बिटवीन टू पॉइंट्स, और यहीं से आगे पूरा पोटेंशियल एनर्जी के बाद आता है हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, फिर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ये सब चीजें इसी के बाद ही डिफाइंड होती हैं। और ये कैसे डिफाइंड है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी वो हम लोग का वर्क डन एक्सटर्नल एजेंसी द्वारा किए गए कार्य के बराबर होता है हमारा स्टोर्ड पोटेंशियल एनर्जी। तो ये उस हिसाब से डिफाइंड है। तो अब चलते हैं आगे और देखते हैं कि क्या क्या हम लोग को और जानना है। तो इसके बाद जब बिटवीन टू पॉइंट्स हम लोग पोटेंशियल एनर्जी निकालना सीख जाएंगे, वो भी किसकी, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पोटेंशियल एनर्जी। उसके बाद फिर हम सिर्फ निकालेंगे पोटेंशियल एनर्जी, यानी कि कोई एक पॉइंट दे दो, उसकी पोटेंशियल एनर्जी निकालेंगे। तो वो किसी ना किसी के रिस्पेक्ट में हमेशा निकलेगी, और यहां पर किसके रिस्पेक्ट में निकलेगी, इनफाइनाइट के रिस्पेक्ट में। यहां पर दो पॉइंट्स के बीच की बात हो रही थी कि ए या फिर बी, ए और बी के बीच की बात हो रही थी कि इन दो पॉइंट्स के बीच में कितनी पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस है। और जब सिर्फ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी की बात होगी तो यहां पर बात आएगी कि जो इसका पोटेंशियल एनर्जी बताया जा रहा है वो इनफाइनाइट के रिस्पेक्ट में बताया जा रहा है, जहां पर कि पोटेंशियल जो होता है वो जीरो होता है। इनफाइनाइट में इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल जो होता है वो जीरो होता है। उसके रिस्पेक्ट में किसी पॉइंट पी की पोटेंशियल एनर्जी बताई जाएगी। फिर है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। तो इसमें भी दो पॉइंट्स के बीच जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का डिफरेंस है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, देखो एनर्जी शब्द यहां से ड्रॉप हो गया, अब बचा है सिर्फ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो दो पॉइंट्स के बीच में जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का डिफरेंस होगा वो यहां पर हम लोग निकालेंगे, मान लीजिए ए और बी के बीच में। और फिर उसके बाद इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट जब निकालेंगे, तो मान लीजिए एक पे निकाल रहे हैं तो ये निकाला जाएगा इनफाइनाइट के रिस्पेक्ट में, जहां पर कि पोटेंशियल जो होता है वो कितना होता है, जीरो होता है इनफाइनाइट का पोटेंशियल। क्लियर। तो ये चार चीजें हम लोग को निकालनी है, और ये निकालना आ गया तो बाकी चीजें भी आसानी से निकालना आ जाएंगी। तो देखिए सबसे पहले क्या है हम लोग के पास, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, और वो भी क्या, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, दो पॉइंट्स के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस, पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस हमें बताना है दो पॉइंट्स के बीच में। तो लेट अस कंसीडर दो पॉइंट्स, यहां पर एक पॉइंट P और दूसरा पॉइंट R। अब ये दो पॉइंट हैं कहां पर, उसके लिए आप ये देखिए कि आपके पास एक चार्ज है Q, वो भी कैसा, कैपिटल Q, आपके पास एक सोर्स चार्ज है कैपिटल Q। अब इस Q कैपिटल की वजह से चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, हाँ या ना, बिल्कुल होगी। अब सपोज करिए कि यहां पर एक टेस्ट चार्ज लाया गया जिसकी वैल्यू है Q, स्मॉल q, और उसको मूव कराया जा रहा है इस जगह से इस जगह तक। ठीक है। अब देखिए इसको अगर यहां पर हम लोग विजुलाइज करें कि ये जो चार्ज था जब यहां पर था तो ये पॉजिटिव होगा, ये भी पॉजिटिव होगा, तो इस फोर्स और इस फोर्स के बीच में लगेगा रिपल्सन, जो कि गिवन होगा कुछ उसकी डायरेक्शन इस तरीके से। फिर अब ये जो फोर्स लग रहा है वो लग रहा है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ये लग रहा है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, जिसको कि हम लोग नाम दे सकते हैं Fe। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा है तो ये हो गया Fe। उसके बाद हमने इस चार्ज पर लगाया एक एक्सटर्नल फोर्स Fe, एक एक्सटर्नल फोर्स लगाया, या F एक्सटर्नल ऐसे लिख दीजिए, ठीक है, Fe की बजाय पूरा F एक्सटर्नल ऐसे लिख दीजिए। तो ये एक्सटर्नल फोर्स लगाया। अब देखिए जो इलेक्ट्रिक फोर्स है और जो एक्सटर्नल फोर्स है वो दोनों जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में है, ठीक है, दोनों के दोनों कैसे हैं, जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में। तो जब ये दोनों के दोनों जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में हैं तो हम लोग के पास अब क्या चीज बनती है कि यहां से अगर हम लोग चाहें तो इसकी जगह पर इसको यूज कर सकते हैं, कैसे, F एक्सटर्नल इज इक्वल टू माइनस Fe। ये होगा कि नहीं होगा, ठीक है, क्यों, क्योंकि यहां पर देखिए दोनों का जो मैग्नीट्यूड है वो सेम हमें रखना है, जबकि जो डायरेक्शन है वो अपोजिट है। F एक्सटर्नल जो Fe है उसके अपोजिट में वर्क कर रहा है, ठीक है। तो बस इसी F एक्सटर्नल की वजह से जो वर्क हुआ
इस ऑब्जेक्ट, इस चार्ज को इस पॉइंट आर से इस पॉइंट पी तक लाने में, वही हमारा होगा पोटेंशियल एनर्जी, वही इस चार्ज में पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसमें देखो जो इलेक्ट्रिक फील्ड है फोर्स बाहर की तरफ लगा रही है, तो तुम क्या करोगे, बाहर से ऐसे धक्का लगाओगे उसको पास लाने के लिए, ठीक है, और जैसे ही बीच में लाते हुए कहीं पर छोड़ दोगे तो फिर से ये इस पे फोर्स लगाएगा, इसको बाहर धकेल देगा। यानी कि तुमने जो एक्सटर्नल वर्क किया या एक्सटर्नल फोर्स से वर्क जो किया, वो यहां अंदर इस चार्ज पे एज अ पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो गया, जो कि काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा जैसे ही आप अपने एक्सटर्नल फोर्स को हटाएंगे। ठीक है, ये है हम लोग का पूरा पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस की निकालने की पूरी प्रोसेस की। दो पॉइंट्स के बीच में हम लोग को वर्क डन निकालना होता है एक्सटर्नल फोर्स की वजह से। तो वर्क डन बाय एन एक्सटर्नल फोर्स, बाय एन एक्सटर्नल फोर्स, ठीक है, एक्सटर्नल फोर्स इन मूविंग अ चार्ज, कोई भी एक चार्ज कंसीडर कर सकते हो। यहां पर हमारे पास यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज होने की जरूरत नहीं है, यहां पर जो चार्ज है वो कैसा भी हो सकता है, इस चार्ज की बात हो रही है। तो इन मूविंग अ चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट, ये एक पॉइंट हो गया, टू अनदर, ये अनदर पॉइंट हो गया, अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फोर्स। अब देखो क्योंकि इलेक्ट्रिक फोर्स इधर लग रहा था तो इसके अगेंस्ट पे जब हम लोग मूव कराते हैं एक्सटर्नल फोर्स लगाकर, तब जाकर इस पे पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म पे वो वर्क स्टोर हो जाता है। ठीक है, एक बात और इस पे कि हम लोग जब भी इस पे एक्सटर्नल फोर्स लगाते हैं तो वो फोर्स ऐसा लगाते हैं कि वो इक्वल एंड जस्ट अपोजिट हो इलेक्ट्रिक फील्ड के, वो इक्वल एंड जस्ट अपोजिट हो इलेक्ट्रिक फील्ड के, और ये जो चार्ज मूव करे विदाउट एक्सेलरेशन मूव करे। कैसे मूव करे? विदाउट एक्सेलरेशन। विदाउट एक्सेलरेशन की बात यहां पर क्यों आ रही है? क्योंकि अगर एक्सेलरेशन उस पे आ जाएगा, उस चार्ज पे, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स निकलने लगेंगी, जिसको कि हम लोग अपने चैप्टर 8th में पढ़ेंगे कि एक्सेलरेटेड चार्ज कैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को जनरेट करते हैं। ठीक है, अभी देखो क्या है कि हम लोग शुरुआत के 2 चैप्टर पे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ रहे हैं, रुके हुए चार्जेस या फिर ऐसे चार्जेस जो हम लोग के मूव कराए जा रहे हैं, बट सिचुएशंस जो हम लोग कंसीडर कर रहे हैं वहां पर रुके हुए चार्जेस की जो सारी सिचुएशंस हम लोग कंसीडर कर रहे हैं। तो यहां पर हमें इस तरीके से एक्सटर्नल फोर्स लगाना होता है कि वो जो फोर्स इलेक्ट्रिक लग रहा है उसके जस्ट बराबर हो और अपोजिट डायरेक्शन में हो और किसी भी तरीके का एक्सेलरेशन प्रोड्यूस ना हो। ठीक है, क्लियर? तो बस अब कैसे क्या करना है, हमें एक्सटर्नल वर्क निकालना है। हमारे पास गोल क्या रह गया? एक्सटर्नल वर्क डन निकालने के लिए। तो एक्सटर्नल वर्क डन निकालिए। एक्सटर्नल वर्क डन यानी कि वर्क डन फ्रॉम मूविंग आर टू पी। तो ये हो गया वर्क डन ऑन मूविंग आर टू पी, यानी कि हम लोग आर से पी की तरफ मूव कर रहे हैं। अब हम लोग जानते हैं कि वर्क डन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है एफ डॉट डी एस। यही होता है वर्क डन का फॉर्मूला, इनिशियल पॉइंट टू फाइनल पॉइंट। क्लियर? तो यहां पर देखो इनिशियल पॉइंट क्या था? आर, फाइनल पॉइंट पी। फोर्स कौन सा लग रहा है? एक्सटर्नल फोर्स। और मान लीजिए कि इस पे जो dx है वो हमारा कितना है इधर, मतलब डिस्प्लेसमेंट जो है छोटा सा, इनफाइनाइटली स्मॉल जो डिस्प्लेसमेंट है dx, वो इस डायरेक्शन पर है। ठीक है, अब इफ इस एफ एक्सटर्नल पर पुट कर देंगे माइनस एफ ई। क्या पुट कर देंगे? माइनस एफ ई। तो ये बन जाएगा माइनस आर टू पी एफ ई डॉट डी एक्स। अब एफ ई की डायरेक्शन और डी एक्स की डायरेक्शन किधर है? एफ ई की डायरेक्शन इस तरफ है और dx की डायरेक्शन इस तरफ है, क्योंकि मूवमेंट जो हो रहा है उस पे, इस चार्ज पर, वो इस तरफ हो रहा है। तो इनके बीच का जो एंगल बन रहा है वो बन रहा है 180 डिग्रीज। कितना एंगल बन रहा है? 180 डिग्रीज। यानी कि अगर हम लोग को इस dx और fe के बीच में बताना हो डॉट प्रोडक्ट की कितना होगा, तो cos उसका मैग्नीट्यूड पर्टिकुलरली, तो cos 180 की वैल्यू हो जाएगी -1। कितनी हो जाएगी? -1। यानी कि अब यहां पर अगर हम लोग देखें कि माइनस साइन जैसे आ रहा है, उसके बाद डब्ल्यू आर पी यानी कि वर्क डन ऑन मूविंग चार्ज फ्रॉम आर टू पी इज इक्वल टू माइनस
ये आर आएगा, यहाँ पर इन्फिनिटी नहीं आएगा, ये आर आएगा, ठीक है। वर्क डन ऑन मूविंग दिस डिस्चार्ज फ्रॉम आर टू पी, ये हो गया एफ ई डॉट डी एक्स, ये किया, यहां पर माइनस आ गया। अब एफ ई को क्या लिख सकते हैं हम लोग, लिख सकते हैं एफ ई को क्यू ई। क्यों क्यू ई लिख सकते हैं? क्योंकि हमें पता है कि जो फोर्स होता है वो होता है किसी चार्ज पर, अगर वो इलेक्ट्रिक फील्ड ई पर रखा है इतना, एफ इज इक्वल टू क्यू ई। तो देखो ये चार्ज अगर मान लिया जाए कि यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड ई है, तो उस पर जो फोर्स लगेगा वो हो जाएगा क्यू ई। तो एफ ई की जगह पर रख दिया क्यू ई, और ई की डायरेक्शन अभी भी हम लोग ने स्पेसिफाई, मतलब यहां पर अभी सॉरी, अभी यहां पर हम लोग ने डॉट प्रोडक्ट नहीं लिया, क्रॉस प्रोडक्ट की बात नहीं हो रही, डॉट प्रोडक्ट यहां पर हम लोग ने नहीं लिया, ठीक है। और जैसे ही यहां पर फिर हम लोग डॉट प्रोडक्ट लेंगे ई और डीएक्स के बीच में, ई की डायरेक्शन उसी तरफ, डीएक्स की डायरेक्शन इस तरफ, तो इनके बीच का एंगल 180 डिग्री, तो कॉस 180 डिग्री की वैल्यू -1। तो जैसे ही हम लोग यहां पर करेंगे, तो ये अगर बनाना चाहें हम लोग, तो डब्ल्यू आर पी इज इक्वल टू हो जाएगा आर टू पी, और यहां पर माइनस के बाद यहां पर क्यू ई डी एक्स, और यहां पर माइनस साइन फिर आ जाएगा, क्योंकि ई डॉट डी एक्स का अगर हम लोग ऐसे करें तो ये हो जाएगा ई, यानी कि उसका जो मैग्नीट्यूड है, और dx, और इन दोनों के बीच का एंगल था 180 डिग्री, तो cos 180 की वैल्यू 1 -1, ठीक है। यहाँ पर cos 180 की वैल्यू -1, तो इसको जैसे ही पुट करेंगे तो ये बन जाएगा यहाँ पर माइनस माइनस होकर प्लस, यानी कि ये बन गया आर टू पी क्यू ई डी एक्स। ये हो गया एक्सटर्नल वर्क जो किया गया है, ये एक्सटर्नल वर्क है, ये ध्यान दीजिएगा, ये एक्सटर्नल वर्क है जो कि पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो रहा है। ये एक्सटर्नल वर्क जो कि पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो रहा है, और इसी को हम लोग ये लिख सकते हैं डब्ल्यू आर पी को, क्योंकि दो पॉइंट्स के बीच में हम लोग पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस देख रहे हैं, तो ये हो जाएगा डब्ल्यू आर पी इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस। पोटेंशियल एनर्जी यू से रिप्रेजेंट करते हैं, किससे रिप्रेजेंट करते हैं? यू से रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये हो गया पोटेंशियल एनर्जी, और ये बता रहा है डिफरेंस डेल्टा, तो यूपी माइनस यू आर। अब देखो इस पी पॉइंट पर जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो ज्यादा होगी एज कंपेयर टू आर। क्यों? क्योंकि आर पर जब था वहां से हम लोग ने एक्सटर्नल फोर्स लगाना स्टार्ट किया और पी तक लाए, तो जब ऊपर से ऐसे हम लोग वर्क करते जा रहे हैं, वो एनर्जी के फॉर्म में स्टोर होता जाएगा, तो इस पे जो चार्ज है उस पे एनर्जी स्टोर होती जाएगी, बढ़ती जाएगी, यानी कि यूपी पर जो पोटेंशियल एनर्जी है वो ज्यादा होगा, और यू आर पर पोटेंशियल एनर्जी कम होगी। तो इस तरीके से हमारा पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस डिफाइन, पोटेंशियल एनर्जी का जो डिफरेंस है वो डिफाइन हो जाता है, ठीक है। अभी वर्क डन का यहां पर पर्टिकुलर एक्सप्रेशन क्या निकल कर आएगा उसको हम लोग आगे निकालेंगे कि ये इसका एक्सप्रेशन क्या निकल कर आएगा, बट फिर भी अगर आप निकालना चाहें तो यहां पर निकाल सकते हैं बिल्कुल इस तरीके से कि डब्ल्यू आर पी है, इसको बराबर करिए इसके, या फिर डेल्टा यू को। अब क्योंकि डब्ल्यू आर पी हम लोग का डेल्टा यू के बराबर है, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं डेल्टा यू इज इक्वल टू यू पी माइनस यू आर इज इक्वल टू आर टू पी क्यू ई डी एक्स, ठीक है। और ये क्या है? इस आर पॉइंट से इस पी पॉइंट तक आने में जो पोटेंशियल एनर्जी गेन हुई है, या पोटेंशियल एनर्जी का जो डिफरेंस था वो यहां पर रिप्रेजेंट हो रहा है, तो पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस यूपी, क्योंकि यहां पर बढ़ जाएगी पोटेंशियल एनर्जी, माइनस यू आर इज इक्वल टू आर टू पी क्यू ई डी एक्स। अब ई देखो यहां पर अगर मैं निकालूं, ठीक है, तो यहां पर मैं इसको मान सकता हूं कि अगर ये पूरा का पूरा एक्स एक्सिस पे काम हो रहा है, ठीक है, अगर ये पूरा का पूरा एक्स एक्सिस पे काम हो रहा है, क्योंकि चीजें हमें समझनी है, तो मान लेते हैं कि पूरा का पूरा काम एक्स एक्सिस पे हो रहा है, तो आर से पी तक आया, और ये जो चार्ज था वो क्यू, कहीं पर इसका पॉइंट ये एक्स मान लीजिए, और इस पे जो मूवमेंट हुआ वो डीएक्स तो है ही। तो अगर इस जगह पर हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड देख रहे हैं कि कितना होगा, तो इस चार्ज की वजह से इस जगह पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो होगी 1/4πε0 क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर, क्योंकि हम इस पॉइंट और इस चार्ज के बीच की डिस्टेंस देखते हैं और इसी का हम लोग स्क्वायर करते हैं यहाँ पर नीचे, तो वही रख दिया, और तो इसके रखने से ही बन जाएगा आर टू पी क्यू ई, और फिर जो यहाँ पर है ये इस जगह पर ये क्यू ई हो गया, और यहाँ पर सॉरी
ई का एक्सप्रेशन हम लोग को रखना है, तो Q डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एक्स स्क्वायर और dx। फिर आप इसको इंटीग्रेट करके निकाल सकते हैं कि क्या हम लोग का पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस निकल कर आएगा। ठीक, तो इस तरीके से जो हम लोग का पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला है वो निकल कर आ जाता है। क्लियर? तो अब चलते हैं इस पे आगे, जो हम लोग को आगे चीजें पढ़नी है। अब बात करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी की। वो जो डिफरेंस था उसको अब भुला देते हैं, अब सिर्फ किसकी बात करेंगे? इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। तो देखिए, हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस ये तो निकाल चुके थे कि ये होगा WRP, यानी कि यहां से यहां तक लाया गया एक्सटर्नल वर्क के द्वारा किया गया जो वर्क है वो बराबर हो जाएगा पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस के बराबर, क्योंकि यहां से पोटेंशियल एनर्जी बढ़ी है इसकी। तो WRP इज इक्वल टू UP माइनस UR इज इक्वल टू डेल्टा U इज इक्वल टू डेल्टा U। तो जैसे ही इसको यहां पर हम लोग अब करेंगे, ठीक है, देखेंगे इसको, तो डिफिनीशन क्या है हम लोग की इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी की? वो डिफिनीशन है कि पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ चार्ज Q एट अ पॉइंट, मान लीजिए ये चार्ज Q है, ये कैपिटल Q, ये तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ चार्ज Q, इसकी बात हो रही है। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ चार्ज Q एट अ पॉइंट इज द वर्क डन बाय द एक्सटर्नल फोर्स इन ब्रिंगिंग द चार्ज Q फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट। इन्फिनिटी से इस P पॉइंट तक लाने में जितना वर्क करना होगा एक एक्सटर्नल एजेंट को, वो होगा इस चार्ज पर स्टोर पोटेंशियल एनर्जी। यानी कि इस R को हम लोग रिप्लेस कर सकते हैं एक पॉइंट जो कि है इन्फिनिटी में। ठीक है, तो इस R को हम लोग रिप्लेस कर देंगे किससे? इन्फिनिटी से। तो जो हमारी डिफिनीशन है उसके अकॉर्डिंग ये बन जाएगा कि वर्क डन ऑन मूविंग अ चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट इज स्टोर्ड एज अ पोटेंशियल एनर्जी इन दैट चार्ज। ठीक है, जो भी एक्सटर्नल वर्क किया है वो उस पर स्टोर हो जाएगा एज अ पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दैट चार्ज। तो देखो, ये जो पोटेंशियल एनर्जी है वो किसके रिस्पेक्ट में निकाली जा रही है? इनफाइनाइट के रिस्पेक्ट में। कभी भी पोटेंशियल एनर्जी को हम लोग किसी एक पॉइंट की ऐसे नहीं निकाल सकते, वो हमेशा किसी ना किसी के रिस्पेक्ट में होती है। जब पहले निकाला था तो वो R और P, इस P पॉइंट पर इस चार्ज की पोटेंशियल एनर्जी निकाल रहे थे इस R के रिस्पेक्ट में। और जब सिर्फ और सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी देख रहे हैं, जब डिफरेंस नहीं देख रहे हैं, तब ये माना जाएगा कि जो डिफरेंस एक्चुअल में देख रहे हैं वो इनफाइनाइट के रिस्पेक्ट में देख रहे हैं। यानी कि अब यहां पर जो पॉइंट R था वो R ना होकर वो इनफाइनाइट है। तो इनफाइनाइट के रिस्पेक्ट में जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो हमारा ये इतना होगा कि W इनफाइनाइट पे इज इक्वल टू UP माइनस U इनफाइनाइट, और U इनफाइनाइट की जो वैल्यू होती है वो होती है 0। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग की जो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी है वो डिफाइंड है। तो हो गया एक पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस, फिर पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, अब चलते हैं आगे और देखते हैं पोटेंशियल एनर्जी से रिलेटेड जो हमारे कॉन्सेप्ट्स हैं, जिनको कि हमें ध्यान रखना है इनको पढ़ते हुए, इनको क्वेश्चंस को सॉल्व करते हुए या कॉन्सेप्ट्स को समझते हुए। वो ये है कि सबसे पहली बात तो जो वर्क डन है हम लोग का, जो पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस है उसका डिफिनीशन तो ये हम लोग देख के आ ही गए हैं कि क्या होती है। यानी कि वर्क डन बाय एन एक्सटर्नल फोर्स इन मूविंग अ चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फोर्स। ये है हम लोग की इसकी डिफिनीशन। फिर उसके बाद ये जो हम लोग का पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस है वो पाथ इंडिपेंडेंट होता है। क्या होता है? पाथ इंडिपेंडेंट। यानी कि आप इस पॉइंट से इस पॉइंट तक कैसे लेके आ रहे हैं इस चार्ज को, वो मैटर नहीं करता। क्यों? क्योंकि ये जो रखा हुआ है वो कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड में रखा हुआ है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड जो होती है वो कंजर्वेटिव नेचर की होती है, और कंजर्वेटिव फील्ड में जब कोई ऑब्जेक्ट मूव करता है तो उसमें होने वाला वर्क डन या उस पर स्टोर होने वाली पोटेंशियल एनर्जी वो पाथ इंडिपेंडेंट होती है। यानी कि उस पाथ पे डिपेंड नहीं करती कि जिस पाथ से वो ट्रेवल होकर आया। यानी कि मान लीजिए कि आप अपने घर से चले अपने स्कूल तक, तो आप कहां से घूम कर जा रहे हैं अगर ये फर्क ना पड़ने लगे स्कूल पहुंचने के बाद। ठीक है, यानी कि आप
अपने घर से कभी भी चलें, किसी भी रास्ते से चलें, किसी भी टाइम पर चलें, बट पहुंचे स्कूल टाइम से, तो वो कहलाएगा पाथ इंडिपेंडेंट एक्टिविटी है आपकी। यानी कि आप किस पाथ से जा रहे हैं वो मैटर नहीं करता, आप पहुंच जाते हैं स्कूल टाइम से। यानी कि जब जितना टाइम पे आपको पहुंचना चाहिए था उतने टाइम पर आप पहुंच जा रहे हैं। ठीक है, या तो इस तरीके का जो हमारा यहां पर एक्टिविटी की अगर पहले बात करें तो वो हो जाएगा कैसा, कि वो सिर्फ हम लोग का पोजीशन पर डिपेंड कर रहा है, पाथ इंडिपेंडेंट है। ठीक है, वो सिर्फ डिपेंड कर रहा है इनिशियल और फाइनल पोजीशन पर, जहां से आप चले, जहां पर आप गए। अब चाहे आप जैसा जाएं, डायरेक्ट ऐसे जाएं, कैसे जाएं, बट आपको जो समय लग रहा है वो सेम लग रहा है, तो ये हो गया पाथ इंडिपेंडेंट एक्टिविटी आपकी। तो इसी तरीके से यहां पर पोटेंशियल एनर्जी के केस में जो पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस होता है वो पाथ इंडिपेंडेंट होता है। आप चाहे चार्ज को ऐसे लेकर आइए, चाहे चार्ज को ऐसे लेकर आइए, अगर इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट सेम है तो पोटेंशियल एनर्जी का जो डिफरेंस होगा वो सेम होगा हमेशा, क्योंकि ये कैसी है, कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड में ये सारी चीजें हो रही हैं। ठीक है, फिर वो वाला पॉइंट जिसको कि मैंने कई बार बताया कि पोटेंशियल एनर्जी का खुद में कोई फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं है। हमेशा हम लोग पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस देखते हैं। क्या देखते हैं? पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस। क्लियर? तो पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस मीनिंगफुल है। जैसे कि इस ऑब्जेक्ट की जो पोटेंशियल एनर्जी है वो है mgh विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। इस ऑब्जेक्ट की पोटेंशियल एनर्जी है, मान लीजिए कुछ है, विद रिस्पेक्ट टू मी। अब देख, इसको इस तरीके से समझिए ना कि जैसे आपके पास बॉल है, बॉल आपकी जो है वो जमीन में रखी हुई है, आपने उसको ऐसे उठा लिया, तो आपने कहा कि आपने वर्क किया और आपने इस पे पोटेंशियल एनर्जी स्टोर कर दिया, आपने कुछ mgh पोटेंशियल एनर्जी इस पे स्टोर कर दी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, क्योंकि आपने जमीन से उठाया था उसको। बट मान लीजिए कि आप उसको किससे उठा रहे हैं? टेबल से उठा रहे हैं, टेबल पे रखी हुई है बॉल। तो जब आप उसको टेबल से उठा रहे हैं तो वहां पर अब आप दो जगह के रिस्पेक्ट में उसकी पोटेंशियल एनर्जी बता सकते हैं। एक तो टेबल के रिस्पेक्ट में, क्योंकि आप उस वो पहले टेबल पे रखी हुई थी, तो ये बोल सकते हैं कि जो एक्सटर्नल वर्क किया गया वो इतना किया गया टेबल से यहां तक बॉल को ले जाने में, और वो एज अ पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो गया। या फिर आप ये बोल सकते हैं जमीन के रिस्पेक्ट में कि बॉल अगर इतना ऊपर चली गई है तो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में उसमें इतनी पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो गई। ठीक है, यानी कि आपके पास एक टेबल थी और ग्राउंड था। तो टेबल से जब आपने इस हाइट तक बॉल उठाई तो पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस इतना होगा, और अगर ग्राउंड से इसी उठी हुई बॉल को देखा जाए तो पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस इतना होगा। ठीक है, तो यहां पर सिर्फ और सिर्फ इसकी पोटेंशियल एनर्जी बता देना वो सिग्निफिकेंट नहीं है, वो हमारा सही भी नहीं है। हमेशा किसी ना किसी के रिस्पेक्ट में बताया जाता है। तो जब दो पॉइंट के बीच में बताते हैं डिफरेंस तो वो कहलाता है पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस। और अगर एक पॉइंट को इनफाइनाइट ले लिया जाए तो बोला जाता है इस पी पॉइंट पर आने के बाद इस चार्ज की पोटेंशियल एनर्जी विद रिस्पेक्ट टू इन्फिनिटी, या सिंपल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दैट चार्ज। भले ही हम लोग बोल रहे हैं पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दैट चार्ज, बट हमेशा उसको किसी ना किसी के रिस्पेक्ट में बोल रहे हैं। और यहां पर जो रिस्पेक्ट है वो है किसकी? इनफाइनाइट की। मतलब इनफाइनाइट के रिस्पेक्ट में बोल रहे हैं कि इस पी पॉइंट पर इस चार्ज को लाने पर पोटेंशियल एनर्जी इतनी हो गई। ठीक है, तो अब चलते हैं इसी तरीके से हम लोग बात करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस, देखो एनर्जी वाला जो यहां पर टर्म है वो लूज हो गया, एनर्जी वाला टर्म यहां पर लूज हो गया, सिर्फ बचा अब क्या? पोटेंशियल। ठीक है, तो यहां पर क्या बन गया? इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस पर देखो इसकी जो डिफिनेशन होती है वो होती है कि यहां पर जो भी हम चीज लेकर आ रहे हैं वो कहां से लेकर आएंगे? इन्फिनिटी से लेकर आएंगे। कहां से? पोटेंशियल निकालने के केस में जो हम लोग चार्ज लेकर आएंगे वो कहां से लेकर आएंगे? इन्फिनिटी से लेकर आएंगे। तो जब इन्फिनिटी से लेकर आएंगे, इन्फिनिटी से लेकर आए और इस इन्फिनिटी से लाने के बाद इसको रख दिया यहां पर। अब उसके बाद जब इस चार्ज को इस पॉइंट आर से मूव कराएंगे पी तक, तो
इन दोनों के बीच की जो पोटेंशियल में डिफरेंस होगा वो हम लोग निकाल लेंगे। अब यहां पर खास बात यह है कि हम किसी एक चार्ज को जिस जिस भी चार्ज को लेकर आ रहे हैं उस चार्ज की वैल्यू है 1। कितनी है? 1 कूलम्ब इस चार्ज की वैल्यू है। सबसे खास बात यह है, अभी तक जो चार्ज हम लोग लेकर आ रहे थे या किसी दो पॉइंट के बीच में मूव करा रहे थे, जैसे कि हमें यहां पर पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, तो सिर्फ और सिर्फ इन पॉइंट्स को भी कंसीडर किया जा सकता है कि आर और पी के बीच में ही हम लोग इनको मूव कराएं। तो जब ऐसे मूव कराएंगे आर और पी के बीच में, तो निकालेंगे हम लोग डिफरेंस किसका? पोटेंशियल का। क्यों? क्योंकि जो चार्ज मूव करा रहे हैं वो सिर्फ 1 कूलम्ब का है। ठीक है, तो उस केस में हम लोग क्या करेंगे? 1 कूलम्ब बनाने के लिए जो वर्क डन था हम लोग का आरपी, यानी कि यूपी माइनस यू आर, उसको डिवाइड कर देंगे चार्ज से, तो ये बन जाएगा हम लोग का वीपी माइनस वी आर। और जो वीपी है ये है इस पॉइंट का पोटेंशियल, और वी आर है इस पॉइंट का पोटेंशियल, और इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो है वीपी माइनस वी आर, जिसको कि बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। क्या बोलते हैं? पोटेंशियल डिफरेंस। तो वर्क डन बाई एक्सटर्नल फोर्स इन ब्रिंगिंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज। देखो यूनिटी आ गई ना बात यहां पर। अभी तक सिर्फ पॉजिटिव चार्ज की बात हो रही थी या सिर्फ चार्ज की बात हो रही थी, अभी यहां पर यूनिट की बात आ गई, यानी कि 1 कूलम्ब के चार्ज को जब मूव कराएंगे तब उस पोटेंशियल एनर्जी को पोटेंशियल डिफरेंस बोलने लगेंगे। पोटेंशियल एनर्जी में क्या कर रहे थे? पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस के केस में क्या कर रहे थे कि मूव करा रहे थे किसी गिवन चार्ज को। इस चार्ज की कुछ वैल्यू थी 2 कूलम्ब, 3 कूलम्ब, 4 कूलम्ब, ऐसा कुछ था। बट जब हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस देख रहे हैं तो इस चार्ज की वैल्यू क्या कर रहे हैं? इसी में जब ये इसका केस कोई आ जाएगा जब 1 कूलम्ब वाला, तो उस केस को हम लोग बोल देंगे कि जो पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हुई वो एक्चुअली में पोटेंशियल स्टोर हुआ। ठीक है, तो पोटेंशियल डिफरेंस कोई नई चीज नहीं है, सिर्फ अंतर इस पे यह है कि यह भी एक तरीके की पोटेंशियल एनर्जी ही है जब एक यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को मूव कराया जाता है किसी दो पॉइंट के बीच में। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस तब आता है जब 1 कूलम्ब को मूव कराओ इस आर से लेकर पी तक। ठीक है, तो बस इसी से हम लोग का क्या बन गया? ये डिफिनेशन बन गई कि इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स इज द वर्क डन। देखो इस पे भी वर्क डन हो रहा है, पर यूनिट चार्ज, वर्क डन पर यूनिट चार्ज इन मूविंग द चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। अब एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक मूव कराने पर जो वर्क डन करना पड़ेगा 1 कूलम्ब चार्ज के ऊपर, इसकी फील्ड इसकी है, तो वो कहलाएगा पोटेंशियल डिफरेंस। और जो एक्सप्रेशन निकल कर आएगा वो इस तरीके से निकल कर आएगा, जहां पर वीपी और वी आर क्या है? इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल है एट पी एंड आर। इस पॉइंट पर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल है ये, और ये इधर है। क्लियर? अब देखते हैं इसको पोटेंशियल, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। तो देखो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल जब फाइंड करते हैं तो किसी पॉइंट पी पे फाइंड करते हैं। जैसे मान लीजिए कि ये चार्ज, सोर्स चार्ज है Q, और इस P पॉइंट पर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल फाइंड कर रहे हैं। तो इस जगह पर जब इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल फाइंड करेंगे, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस होगा इन्फिनिटी के रिस्पेक्ट में, यानी कि वो जो R था वो R टेंडिंग टू इनफाइनाइट जब हो जाएगा, उस केस में देखो R टेंडिंग टू इनफाइनाइट हो गया तो यूपी माइनस यू आर डिवाइडेड बाई क्यू, यही बन जाएगा वीपी माइनस वी इनफाइनाइट, यानी कि वीपी। क्योंकि वी इनफाइनाइट पर जो वी इनफाइनाइट होता है, यानी कि इनफाइनाइट पर जो पोटेंशियल होता है वो 0 होता है। ठीक है, तो वहां से हम लोग की ये चीज बन गई कि इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल जो होता है वो होता है वर्क डन पर यूनिट चार्ज को मूव करा रहे हैं तभी पोटेंशियल की सिर्फ बात आएगी, वरना पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं। तो पर यूनिट चार्ज बाय एन एक्सटर्नल फोर्स इन ब्रिंगिंग अ चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू अ पॉइंट इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल की जब डिफिनीशन हमें लिखनी है तो उसके लिए यूनिट चार्ज का इस पे मौजूद होना और इन्फिनिटी शब्द का मौजूद होना वो बहुत जरूरी है। ये दो की पॉइंट्स हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल को डिफाइन करने के लिए। जबकि इसके पिछले उस पे जहां पर था हम लोग का इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस, वहां पर यूनिट चार्ज को मूव करा रहे थे
और किसी दो पॉइंट्स के बीच में मूव करा रहे थे। यहां पर इन्फिनिटी का कोई रोल नहीं था। इसके पहले जो हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी कर रहे थे, ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, वहां पर हम यूनिट पॉजिटिव चार्ज नहीं ले रहे थे, सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव चार्ज ले रहे थे, और पोटेंशियल एनर्जी की बात हो रही थी, डिफरेंस नहीं था। तो यहां पर इन्फिनिटी होगा। तो यहां पर था क्या, एक चार्ज जिसको कि मूव कराया जा रहा है, चार्ज था, और इन्फिनिटी, ये दो की पॉइंट्स थे इसके, किसी इन्फिनिटी और इसके बीच में कराया जाता है, यानी कि आर जो था वो टेंडिंग टू इनफाइनाइट था, ठीक है। और इसके पहले जो हम लोग ने पढ़ा था वो क्या था, कि यहां पर वर्क डन कराया जा रहा था एक चार्ज को, चार्ज की वैल्यू कितनी भी हो सकती है, उस चार्ज को मूव कराने में फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर, दो पॉइंट्स के बीच में, जब पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस की बात हो रही थी, ठीक है। तो ये चार चीजें थी, और उनमें कौन कौन से की पॉइंट्स हमें याद रखने हैं, उनकी डिफिनीशन क्या है, आपको समझ पे आ गया होगा। तो अब चलते हैं आगे हम लोग और निकालते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, ठीक है। क्या निकालना है हमें, पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज एट पॉइंट पी। तो देखो, ये एक चार्ज है Q, जो कि मानना है कि ओरिजिन पे रखा हुआ है, और एक टेस्ट चार्ज Q जिसकी वैल्यू है 1 कूलम, एक टेस्ट चार्ज Q जिसकी वैल्यू है 1 कूलम, उसको मूव कराया जा रहा है फ्रॉम इंफिनिटी टू दैट पॉइंट P। समझिएगा, इंफिनिटी से लेकर आ रहे थे इस चार्ज को इस P पॉइंट तक, और ये जो चार्ज था 1 कूलम का था, और ये भी पॉजिटिव चार्ज है, तो इस पे लग रहा होगा रिपल्सन। तो हमें एक्सटर्नल वर्क करना पड़ेगा इस रिपल्सन को ओवरकम करने के लिए, और किसी बीच पर, किसी पॉइंट P प्राइम पर हमने कंसीडर कर लिया कि जो डिस्टेंस है इस ओरिजिन से या फिर इस सोर्स चार्ज से इस चार्ज की, वो है R प्राइम अगर, और इस पे मूवमेंट हुआ डेल्टा R प्राइम, बहुत थोड़ा सा मूवमेंट हुआ इस तरफ, तो देखो एक्सटर्नल वर्क डन से हम लोग का जो निकल कर आएगा वो ये निकल कर आएगा। या फिर इसके पहले अगर हम लोग यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड भी निकालें, तो इलेक्ट्रिक फील्ड या फिर इस पे लगने वाला फोर्स निकाल लें, ठीक है। सिंपली इस पे क्या करें, लगने वाला फोर्स निकाल लें 1 कूलम पर। तो देखो 1 कूलम पर लगने वाला फोर्स हो जाएगा Q इंटू Q, यहां पर कितना है 1, डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और इसके और यहां पर जो बीच पोजीशन पर कोई हमने एक जगह मान लिया, उसके बीच की डिस्टेंस जो कि हो जाएगी R प्राइम, और उसका ले लेंगे स्क्वायर। तो जो फोर्स यहां पर लग रहा है इस चार्ज पर, वो लग रहा है इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इतना, ठीक है। तो अब इस चार्ज की हेल्प से हम लोग क्या करेंगे, इस चार्ज पे लगने वाले फोर्स को हम लोग यूज करेंगे आगे पोटेंशियल निकालने के लिए, ठीक है। तो अब क्या हुआ कि हमें इंफिनिटी से इस P पॉइंट तक लाना था, तो जो वर्क डन अगर हम लोग को बनाना है, तो वर्क डन हो जाएगा इतना एक्सटर्नल एजेंट्स की वजह से। कैसे, W इज इक्वल टू F एक्सटर्नल डॉट ds, ये होगा, और कहां से कहां तक मूव कराना है, इंफिनिटी टू R। तो W इज इक्वल टू माइनस, यहां पर आ जाएगा, क्योंकि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसको पुट करेंगे जब हम लोग, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जैसे ही पुट करेंगे तो ये हो जाएगी Q डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R प्राइम स्क्वायर और डी आर प्राइम। यहां पर R प्राइम क्यों ले रहे हैं, क्योंकि ये डिस्टेंस ले रहे हैं यहां से यहां तक, ठीक है। और ये एक आर्बिट्रेरी डिस्टेंस ले ली है, और कहां से कहां तक मूव करा रहा है, इन्फिनिटी टू R। ये एक हमारा नोटेशन होता है जहां पर कि R प्राइम अब ले लिया है वहां पर, इसकी जगह R भी रख सकते थे, कोई इस पे फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये मूवमेंट हम लोग के पास है, और कहां से कहां तक है, इन्फिनिटी टू R, लिमिट है इसकी। जब इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए क्या होगा, Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये आ जाएगा बाहर, और अंदर बचेगा इंटीग्रेशन, और ये माइनस बाहर, इंटीग्रेशन इन्फिनिटी टू R डी आर प्राइम डिवाइडेड बाई R प्राइम स्क्वायर। तो अब इसका 1 अपॉन R प्राइम का क्या करना है, इंटीग्रेशन, 1 अपॉन R प्राइम स्क्वायर का इंटीग्रेशन करना है। तो इसका जो इंटीग्रेशन निकल कर आएगा वो निकल कर आएगा यहां पर -4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और इंटीग्रेशन हो जाएगा -1 बाई R प्राइम, और लिमिट इन्फिनिटी टू R। तो जब इसको ऐसे यहां पर पुट करेंगे तो ये बन जाएगा -Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये हो गया
जब आर पुट करेंगे तो -1/r, फिर -1/, ये हो गया 0 और ये हो गया -q/4πε0 -1/r, और माइनस माइनस हो जाएंगे प्लस, तो ये बन जाएगा q/4πε0r। तो ये जो एक्सप्रेशन निकल कर आया q/4πε0r, ये निकल कर आया पोटेंशियल, पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। इस पॉइंट चार्ज की वजह से इस पॉइंट P पर पोटेंशियल हो जाएगा R, जो कि है R डिस्टेंस पर, वो हो जाएगा VR इज इक्वल टू q/4πε0r। तो इस एक्सप्रेशन को अगर आप देखें गौर से, तो इस एक्सप्रेशन को आप इससे रिलेट नहीं कर सकते? E इज इक्वल टू 1/4πε0 q/r², इससे, हाँ है ना? तो यहां पर क्या हुआ, E इज इक्वल टू 1/4πε0 q/r², ये है इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी कि इस चार्ज की वजह से इस पॉइंट पर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड r² के साथ वेरी कर रही है, तो जो पोटेंशियल होता है वो r के साथ वेरी कर रहा होता है। ठीक है, ये दोनों मैग्नीट्यूड यहां पर लिखे हुए हैं। ठीक, क्लियर ये चीज? तो ये निकल कर आ गया हमारा एक्सप्रेशन किसका, पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज एट डिस्टेंस r। ओके, तो अब हम लोग इसको क्या करेंगे, इसका वेरिएशन देखते हैं कि किस तरीके से ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है और v है, यानी कि पोटेंशियल, एक चार्ज के अराउंड वेरी करता है डिस्टेंस बढ़ने के साथ साथ। अब देखो, इससे इसको रिलेट कर सकते हैं कैसे, सिंपली कि E इज इक्वल टू 1/4πε0 q/r और 1/r। तो E इज इक्वल टू हो जाएगा 1/4πε0, और ये जो q/r है इसको हम लोग v लिख सकते हैं ना, q/r 1/4πε0 q/r क्या है, vr ही तो है, यानी कि इसको लिख सकते हैं vr/r, यानी कि ER इज इक्वल टू vr/r। इस तरीके से ये रिलेटेड है इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल। अभी इस पे हम लोग और इसको अच्छे तरीके से इसका रिलेशन देखेंगे, बट सिर्फ अगर इसके मैग्नीट्यूड के रिलेशन की बात की जाए तो ये हम लोग के पास रिलेशन निकल कर आ गया। तो देखिए, आपको इलेक्ट्रिक फील्ड का अगर पता है एक्सप्रेशन, इस चार्ज की वजह से अगर इस जगह पर आपको इस पी पॉइंट पर जो कि है डिस्टेंस r पर, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला याद है तो आप निकाल सकते हैं इस जगह पर पोटेंशियल का फॉर्मूला। ठीक है, हाँ है ना? क्लियर? तो वो कैसे निकल कर आ जाएगा पोटेंशियल का फॉर्मूला, वी आर इज इक्वल टू ई आर इंटू आर। ठीक है, ई आर यानी कि ई की बात हो रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू आर, और यहां पर इसको पोटेंशियल लिख देते हैं। तो ई इंटू आर, ई इंटू आर यानी कि ई इंटू आर की बात हो रही है। तो v इज इक्वल टू ई इंटू आर, ये यहां पर मैं हटा देता हूं, कंफ्यूजन आपको नहीं होनी चाहिए ये। तो ये हो गया v बाई आर, यहाँ पर v, और ये r बता रहा है कि जो v है वो r का वेरिएबल है। यहाँ पर v r जो बता रहा है, ये v बता रहा है कि r का वेरिएबल है, और जबकि यहाँ पर ये दिया हुआ है, ये मल्टीप्लाई पे दिया हुआ है कि v इंटू आर। ठीक है, v इज इक्वल टू ई टाइम्स आर, ये यहां पर लिखा हुआ है। ठीक, ये अब क्रॉस प्रोडक्ट यहां पर नहीं बताना चाह रहा मैं, इस वजह से इसको नहीं लिख रहा, ये मैं सिर्फ ये लिख देता हूं, प्रोडक्ट की बात हो रही है। ठीक है, तो v इज इक्वल टू ई इंटू आर, ई इंटू आर, ये हो जाता है हम लोग का v। क्लियर? तो अगर आपको यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड पता हो, उसको जितनी डिस्टेंस है उससे एक बार हम लोग मल्टीप्लाई करा देंगे तो हमें v की वैल्यू पता चल जाएगी कि उस पॉइंट पर पोटेंशियल कितना है। v रिप्रेजेंट करता है पोटेंशियल, देखिए जो पोटेंशियल होता है रिप्रेजेंट करता है v, पोटेंशियल डिफरेंस को रिप्रेजेंट करता है डेल्टा v। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस को रिप्रेजेंट करता है डेल्टा v, पोटेंशियल एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है u, और पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस को रिप्रेजेंट करता है डेल्टा u। क्लियर? ये चीजें क्लियर होंगी कि हमने सबसे पहले ये फाइंड किया, उसकी डिफिनीशन से ये बना, उसी की डिफिनीशन से ये बना, और उसकी डिफिनीशन से ये बना, और हमने इसका डेरिवेशन भी कर लिया कि इसका एक्सप्रेशन क्या होगा। ठीक है, अभी जो हम लोग के पास है वो इतनी चीजें, और इसका जो अगली क्लास होगी उसमें ना
हम लोग ये निकाल कर देखेंगे हर एक एक्सप्रेशन को पोटेंशियल, जैसे कि ये निकाला है पोटेंशियल का एक्सप्रेशन, उसी तरीके से पोटेंशियल डिफरेंस का एक्सप्रेशन निकालेंगे, पोटेंशियल एनर्जी के एक्सप्रेशन निकालेंगे और पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस के भी एक्सप्रेशंस निकालेंगे इसी तरीके फॉर्म में। अभी तक तो हम लोग ने क्या देखा है, सिर्फ रिलेशन देखा है वर्क डन और पोटेंशियल के बीच में, या पोटेंशियल डिफरेंस के बीच में, पोटेंशियल एनर्जी के बीच में, पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस के बीच में, इन्हीं में हम लोग ने वर्क डन और इनके बीच में रिलेशन देखे हैं। यानी कि सिर्फ हम अभी तक इस तरीके से रिलेशन देखा है, वाला जो था 1/4πε0, इस तरीके से कोई चीज अभी तक नहीं हम लोग ने स्टडी करी है इन केस ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी और इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल जो हम लोग के पास डिफरेंस था। तो उस तरीके के एक्सप्रेशंस को हम लोग फाइंड करेंगे अपने नेक्स्ट क्लास में। बट अभी एक और चीज हम लेते हैं जो कि हम लोग ने निकाल ही ली है, और वो है ये कि यहां पर क्या है, कंपैरिजन बिटवीन पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड विद आर। ठीक है, पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड का विद आर, यानी कि मान लीजिए ये चार्ज क्यू है और ये पॉइंट है पी, यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है वो है आर। ठीक है, अब ये आर जैसे जैसे बढ़ता जाएगा तो वी और जो ई है वो किस तरीके से वेरी करेंगे। तो देखिए ये ग्राफ क्या दिखा रहा है कि अगर पहले जब एक से छोटी थी आर की वैल्यू, तो जो वोल्टेज या सॉरी जो पोटेंशियल था वो यहां पर इस तरीके से था, ये वेरी होते आया। क्यों ऐसा हो रहा? क्योंकि जो v है उसका वेरिएशन 1/r है और जो e है उसका वेरिएशन 1/r² है। तो ये बहुत तेजी से डिक्रीज होगा एज कंपेयर टू दिस। तो ये वही चीज है कि देखो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू यहां पर इस चीज के लिए इतनी है और ये एकदम तेजी से डिक्रीज होगी v के कंपैरिजन में। यहां पर 1 के केस में दोनों बराबर होंगे क्योंकि 1/r वो हो जाएगा 1/r² के बराबर, 1/1²। ठीक है, ये इसके बराबर हो गया। ठीक है, तो यहां पर ये क्या हो गया v और ये हो गया ये e। ठीक है, तो यहां पर ये ध्यान दीजिएगा कि v सबसे पहले ऐसे बनाइए, उसके बाद v को हमने ऐसे रिप्रेजेंट कर दिया, ये एक हाइपरबोलिक फंक्शन है। इस तरीके का ग्राफ एक और मैंने जो पिछला चैप्टर था उस पर बताया था। तो यहां पर किस तरीके से इसको बनाना है इस ग्राफ को, कभी भी अगर इस तरीके से वेरिएशन पूछे पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड का विद आर, तो हमें सब सिंपली एक्स वाई एक्सिस ऐसे बनानी है। इसमें जो वेरी हो रहा है वो है आर और इधर है वी या फिर ई। सबसे पहले वी को बना दीजिए, वी को ऐसे बना दिए, आप कैसे बना दीजिए ऐसे बन गया। उसके बाद v के आगे से चालू होगा, ठीक है, v के आगे से चालू होगा e, v के आगे से यहां से चालू होगा और 1 तक आते आते ये इसको क्रॉस कर जाएगा, फिर इधर चला जाएगा। ठीक है, 1 के पास क्योंकि वैल्यू दोनों की कैसी होंगी, सेम होंगी। पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू 1 जब होता है r तो सेम होती है वैल्यू। क्लियर, यहां तक समझ पे आ गई बात ने। तो इसके आगे जो हम लोग को पढ़ना है, सबसे पहले तो हम लोग ये देखेंगे कि जैसे कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का एक्सप्रेशन आ गया था, यानी कि v का एक्सप्रेशन आ गया था 1/4πε0 Q/r या फिर Q/r। तो अब हम लोग इसी तरीके के एक्सप्रेशन फाइंड करेंगे बाकी के लिए, यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस के लिए, पोटेंशियल एनर्जी के लिए और पोटेंशियल एनर्जी के डिफरेंस के लिए, कि किस तरीके से आते हैं। और इसको रिलेट करेंगे वर्क डन से, यानी कि वर्क डन और पोटेंशियल के बीच में क्या रिलेशन होता है, वो ये रिलेशन होता है, बट कैसे निकल कर आया है इसको भी हम लोग अब जानेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में। तो आई होप आपको जो आज का लेक्चर है वो समझ पे आया होगा। फिर भी अगर कहीं थोड़ा बहुत भी डाउट होगा तो जो कल का लेक्चर होगा, जब मैं इस तरीके से पूरे एक्सप्रेशन निकाल दूंगा, तो वो और क्लियर हो जाएगा। तो थैंक यू।